अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, तो जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकवर्ड। ये जो है 1896 के अंदर एक रिसर्च कर रहे थे एक पत्थर के ऊपर, जिसको जो है हम नाम देते हैं पिच ब्लेंड का। पिच ब्लेंड, सही है। तो चमकदार पत्थर होता है जो कि हमारे पास यूरेनियम की यूरेनियम का एक मिनरल होता है, यूरेनियम मिनरल। तो यूरेनियम की मिनरल पे काम कर रहे थे, यानी कि उसकी ओर पे काम कर रहे थे, जिसको जो है हम नाम देते हैं पिच ब्लेंड का, सही है। तो उस पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस रिसर्च के दौरान ही बताया कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो वो एक चमकदार पत्थर होता है, पिच ब्लेंड की हम बात कर रहे हैं तो एक चमकदार पत्थर होता है जिसके अंदर से क्या होता है। अब वो चमकदार होता है तो वो मतलब रोशनी उसके अंदर से आ रही होती है। अगर अंधेरा भी हो तो उसके अंदर से रोशनी आ रही होती है। या हम बात करते हैं तस्बीह वगैरह जो हम यूज करते हैं घरों के अंदर, तो अक्सर उसके अंदर से क्या होता है कि अंधेरा होता है, जैसे लाइट चली जाती है तो तब भी जो है उसके अंदर से रोशनी आ रही होती है, सही है। वो चमक रहा होता है, रोशनी तो नहीं आ रही होती, वो चमक रहा होता है। या फिर हम बात करते हैं, अक्सर हमारे पास हम जो है घड़ी यूज करते हैं। मतलब आजकल तो इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते उन घड़ियों का, लेकिन पहले जो है किसी जमाने में उन घड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। तो वो घड़ियां क्या हो रही होती थी, चमक रही होती थी। अब भी कुछ घड़ियां ऐसी यूज कर की जाती हैं कि वो जो है उनकी जो सुई सुई के कांटे होते हैं वो चमक रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें जो अंधेरे में भी चमक रही होती हैं, तो वो क्यों चमकती हैं अंधेरे के अंदर? ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो अंधेरे के अंदर क्या हो रही होती है, चमक रही होती है। अब क्या होता है ऐसा, मतलब पिच ब्लेंड एक पत्थर है, वो भी अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है भाई, चमक रहा है, सही है। तो अब क्यों चमक रहा है? घड़ी की सुई क्यों चमक रही होती है, तस्वीर क्यों चमक रही होती है, सारी चीजें जो है क्यों चमक रही होती है। या बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जो हमारे पास अंधेरे के अंदर वो शाइन कर रही होती है, यानी कि चमक रही होती है। स्विच वगैरह हम यूज करते हैं तो वो भी जो है अंधेरे के अंदर चमक रहे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो जो है अंधेरे के अंदर भी चमक रही होती है। तो बेसिकली होता क्या है उसके अंदर, वो कंटिन्यूअसली रेस को क्या कर रही होती है, इमिट कर रही होती है, सही है। तो कंटिन्यूअसली रेस को इमिट करती है। अब कंटिन्यूअसली रेस को इमिट क्यों करती हैं, वजह क्या है? तो हमने लिखा कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं हम टूटने को, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं टूटना। तो डिसइंटीग्रेट होना यानी कि टूटना किस चीज का? न्यूक्लियस का। कौन से न्यूक्लियस का? अनस्टेबल न्यूक्लियस का। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा। अब क्यों टूटना स्टार्ट होगा? क्योंकि जाहिर है जब एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है, सही है। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठते हैं तो स्टूडेंट्स की भी एक कैपेसिटी होती है कि भाई 20 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 25 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। कैपेसिटी से ज्यादा स्टूडेंट बैठेंगे तो क्या होगा भाई, घिचपिच होगी, सही है। तो इसी तरह न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, किसी भी चीज की हम बात करते हैं तो हर चीज की भाई एक कैपेसिटी होती है। इसी तरह बिल्कुल सेम न्यूक्लियस की भी एक कैपेसिटी होती है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है दो चीजें होती हैं। कोई भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहता है, सही है। ज्यादातर केसेस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो आइसोटोप्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं। आइसोटोप्स की हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स में हमने कहा कि आइसोटोप्स वो होते हैं कि जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, सही है। जैसे हाइड्रोजन के तीन हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूट्रियम होता है, और तीसरा हमारे पास ट्रिटियम होता है। तो तीन जो है हमारे पास आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अच्छा, प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है
और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम के अंदर एक जो है प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। सही है। तो अब देखें, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन जो हमें जो है नॉर्मली हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हमारे पास मिलता है, वो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होगा, प्रोटियम। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई प्रोटियम के अंदर जो हाइड्रोजन है, जो उसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, उसकी कैपेसिटी कितनी है? एक प्रोटॉन की। सही है। तो इसके अंदर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला कैपेसिटी सिर्फ एक प्रोटॉन की है, तो एक प्रोटॉन तो इसके अंदर यहां पे आ गया। अब मैंने बोला कि भाई कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ एक प्रोटॉन की। अब मैंने बोला कि भाई मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? ड्यूटेरियम की तरफ जा रहा हूं, यानी कि एक प्रोटॉन तो होगा, साथ साथ क्या होगा उसके अंदर? एक न्यूट्रॉन। सही है। तो एक प्रोटॉन कैपेसिटी इतने की थी, जबरदस्ती मैंने बोला कि भाई मैं चलो एक न्यूट्रॉन को यहाँ पे अंदर डाल दूंगा, घुसेड़ दूंगा। तो अब एक न्यूट्रॉन, चलो उसने बोला कि भाई चलो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब क्या किया मैंने? ये भी कैपेसिटी से ज्यादा ही हो रहा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूं? ट्रिटियम के अंदर आता हूं, तो मैंने बोला कि भाई हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और यहाँ पे दो न्यूट्रॉन, कैपेसिटी एक की थी, दो बर्दाश्त कर लिया, चलो समझ आता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, तुम्हें एक न्यूट्रॉन क्या करना पड़ेगा और अपने अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगी अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी, हर चीज की कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा काम आप किसी से करवा नहीं सकते, तो कैपेसिटी से ज्यादा काम करवाएंगे तो क्या क्या होगा भाई? अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी आ गई। अब अनस्टेबिलिटी आ गई तो न्यूट्रॉन जो मैंने जबरदस्ती इसके अंदर इंजेक्ट किए या जो जबरदस्ती इसके अंदर डाले, तो वो कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस से हम क्या आ जाए? बाहर आ जाए। तो किसी तरह वो पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस से क्या आएंगे? बाहर आएंगे। तो जब न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो वो क्या इमिट करेंगे? वो इमिट करेंगे किस चीज को? रेस को। तो वो रेज इमिट करेंगे। तो हमने बोला, तो अब इस चीज को जो है हम नाम देंगे किस चीज का? रेडियो एक्टिविटी का। के ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से उसने रेस को इमिट किया, मतलब न्यूट्रॉन बाहर आ रहा है तो मतलब रेस बाहर आ रही है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से उसने अपने न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकाला, तो रेस को क्या किया? इमिट किया। और वो रेज इमिट हो रही है, तो इसी वजह से हमें वो पत्थर, जो भी चीज हम पत्थर देख रहे हैं, पिच ब्लेंड देख रहे हैं, या फिर हम घड़ी की सुई देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? कंटिन्यूसली रेस को इमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो जो है कैसा नजर आ रहा होता है? अंधेरे में भी वो चमकीला नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रेस को इमिट कर रहा होता है। तो यही कहलाती है रेडियो एक्टिविटी के द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अब डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं सारी चीजें समझने के बाद। कि द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, टूटना किस चीज का? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का टूटना ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूटना इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। न्यूट्रॉन्स नजर तो नहीं आते, तो जब नजर नहीं आते तो हमने बोला इसको इनविजिबल रेडिएशन। इनविजिबल रेडिएशन बोला। अब इनविजिबल रेडिएशन हो रही है, मतलब रेडिएशन इमिट हो रही है, रेज इमिट हो रहे हैं, तो इसी चीज को जो है हम नाम देते हैं किस चीज का? रेडियो एक्टिविटी, जो कि बताया हमें किसने? हेनरी बेकफील्ड ने। सही है, 1896 के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला? एक पत्थर था पिच ब्लेंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूरेनियम की एक मिनरल था। अब उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे थे, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे? रेस को इमिट कर रहे थे। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई ये जो पत्थर है ये रेस को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है, लेकिन उनके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं उस ओर के अंदर या फिर उस मिनरल के अंदर? कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि उसको इमिट कर रहे हैं, यानी कि रेस को इमिट कर रहे हैं? ये चीज वो नहीं बता पाए, तो जिसको बताने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए। सही है, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पिच ब्लेंड के अंदर बताया कि भाई कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कितने टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है। तो दो टाइप्स की रेडियो एक्टिविटी होती है हमारे पास, जिसमें पहली आ गई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी आ गई हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो हमने लिखा कि भाई एलिमेंट्स विच कंटिन्यूअसली इमिट रेस
वो एलिमेंट जो कंटिन्यूअसली रेस को एमिट करेंगे, तो वो जो है हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और कौन कौन से एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। 82 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो वो एक एलिमेंट है हमारे पास लेड, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास होता है 82। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है हमारे पास, वो सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सही है। जिसके अंदर हमारे पास हम रेडियम पढ़ते हैं, पोलोनियम पढ़ते हैं, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स, उसके बाद एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 83, 84, 85 है, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो कोई सा भी एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव हो सकता है, जैसे कि हमने बात किया। अब कैसे हो सकता है, अब हमने बात किया भाई कि हाइड्रोजन जब ऑर्डिनरी मिल रहा था तब हमने बोला रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम गए इसकी तरफ, तो ट्रिटियम की तरफ गए हम, तो हमने बोला कि भाई जैसे ट्रिटियम होगा तो वो क्या है, अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबिलिटी कैसे आएगी, न्यूट्रॉन्स हम क्या करेंगे, उसके अंदर बाहर से इंजेक्ट करवाएंगे, मतलब कैपेसिटी इसकी किसी भी न्यूक्लियस की, किसी भी एलिमेंट को हम ले लेते हैं, हमने बोला कि भाई उसकी कैपेसिटी है, जितने की भी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी से बढ़ के हम बाहर से इंजेक्ट कराएंगे, यानी कि बम्बार्ड कराएंगे किस चीज को, न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियस के अंदर हम जबरदस्ती जो है न्यूट्रॉन डालेंगे, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी आ गई न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका मतलब एक ही होता है कि भाई अब वो क्या करेगा, रेज इमिट करेगा। तो जब भी न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी, किसी भी न्यूक्लियस को हम अनस्टेबल कर सकते हैं। सही है, न्यूट्रॉन इंजेक्ट किया तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब वो इमिट करेगा रेज को। अब रेज इमिट कर रहा है तो रेडियो एक्टिविटी। सही। अच्छा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है रेडियो एक्टिव ही रहेगा, जब तक वो अनस्टेबल है, जब तक उसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, तब तक वो रेडियो एक्टिव रहेगा। अगर वो चला जाता है स्टेबिलिटी की तरफ, इन केस किसी भी केस में भाई वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, तो वो अब रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, पिच ब्लेंड की हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो चमकीला चमकदार जो पत्थर था हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव है। तो एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था मैरी क्यूरी, और उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था पेरी क्यूरी। सही है। तो इन दोनों ने जो है मिलके बताया कि भाई पिच ब्लेंड के अंदर कौन से ऐसे जो है एलिमेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली रेस को इमिट कर रहे हैं। और वो उन एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए जिनका नाम था पोलोनियम और रेडियम। दो एलिमेंट डिस्कवर किए। तो मैरी क्यूरी बेसिकली जो है रहने वाली थी, वो पोलैंड की रहने वाली थी। तो इन्होंने जो है अपने कंट्री से रिलेटेड ही नाम उसको सजेस्ट करने के लिए, नाम रखने के लिए जो है उस एलिमेंट का नाम जो है पोलोनियम रखा, क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही जो है किसी गरीब घराने से इनका ताल्लुक था, और पोलैंड की रहने वाली थी। इनका नाम जो है पहले मारिया था, मारिया नाम था इनका। तकरीबन 24 साल की उम्र में इन्होंने जो है अपना नाम चेंज किया, और जो है अपने नाम को मैरी क्यूरी के नाम से जो है ये इनको लोग जानने लगे। अब पोलैंड की रहने वाली थी, तो वहां पे क्या होता था कि जो है लड़कियों के पढ़ाई पे बड़ी जो है पाबंदियां थी, क्योंकि एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी में उस चीज पे बड़ी जो है पाबंदियां थी। तो खैर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस जमाने में जो है पाबंदियां हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से वो पढ़ने के लिए जो है चली गई थी बाहर। तो अब वो बाहर गई, वहां पे जो है उनकी मुलाकात पेरी क्यूरी से हुई। तो फिर उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ, उनका भी नाम, वो भी बड़े साइंटिस्ट थे पेरी क्यूरी, तो दोनों जो है एक ही चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है इन्होंने फिर उसके बाद शादी भी करी। और कहा जाता है कि ये अपनी शादी के अंदर भी वही जो है ब्लू कोट पहन के गई थी, जो ये लैब कोट के जो ये लैब के अंदर पहना करती थी। और इनको इतना क्रेज था कि ये जो है हर वक्त इनके जो है पॉकेट के अंदर वो जो है रेडियम
ये जो एलिमेंट है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडियम है वो, इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कई ज्यादा जो है गुना है वो किससे, पोलोनियम से, सही है। तो रेडियम एज कंपेयर टू पोलोनियम इज मोर रेडियो एक्टिव देन द पोलोनियम। तो इनके जेब में जो है वो टेस्ट ट्यूब होती थी जिसके अंदर जो है रेडियम अक्सर मौजूद होता था। ये सोती थी तो उस वक्त जो है, उस वक्त भी इनके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते थे। तो इतना क्रेज था इनको, और कहा जाता है कि इनकी मौत भी जो है हुई थी इसी वजह से हुई थी, वो उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जाहिर है रेडियो एक्टिविटी एक खतरनाक है हमारे लिए, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, सही है। तो कहा जाता है कि एक दफा एक्सरे करवाने पे आपकी 10 मिनट की जिंदगी कम होती है, अप्रोक्स 10 मिनट की जिंदगी कम होती है एक दफा अगर आप फुल बॉडी का एक्सरे करवाओ। तो रेज जो है क्या करती है बेसिकली, क्योंकि रेज है ना, एक्सरेज नाम ही रेज है, तो अब एक्सरेज बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रही है। तो इसी तरह रेडियम है, पोलोनियम है, सारे के सारे क्या करते हैं भाई, जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है रेडिएशन इमिट करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे तो बॉडी सेल को क्या कर रहे हैं भाई, डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इंसान के लिए ये सारी चीजें खतरनाक है, और कहा जाता है इनकी मौत भी जो है इसी वजह से हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि अभी किसी को भी जो है अगर इनकी इनकी जो चीजें हैं उन बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं, इनकी जो चीजें हैं मैरी क्यूरी की, तो उनको विजिट करना हो, किसी को छूना हो, तो उससे पहले जो है साइन करना पड़ता है कि हाँ भाई अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार जो है हम खुद ही होंगे। तो हम जो है फिर उसके बाद जाके वो उसको टच करते हैं। तो इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी किस चीज की, दो एलिमेंट्स जिनका नाम है पोलोनियम और रेडियम, ठीक है। तो पिच ब्लेंड के अंदर हेनरी बेक्वेल ने इतना तो बता दिया कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। उन्होंने बोला कि भाई जब कंटिन्यूसली रेज इमिट करेगा कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस जो है रेज इमिट करेगा, तो रेज इमिट करने की वजह से वो चीज क्या कहलाएगी हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। अब ये नहीं बता पाया कि पिच ब्लेंड के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेस को इमिट कर रहे होते हैं। तो जिसको बताया मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने, कि वो दो एलिमेंट जिनका नाम इन्होंने दिया रेडियम और पोलोनियम, सही है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रेडिएशन, कितने टाइप्स की रेडिएशन होती है। तो एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनका नाम था सर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जिनका नाम था। इन्होंने बेसिकली क्या किया, रदरफोर्ड ने एक लेड का बॉक्स लिया, सही है। अब लेड का बॉक्स क्यों लिया इन्होंने, और यहां पे जो है क्या प्लेस किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि पोलोनियम है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्या प्लेस, किस चीज को प्लेस किया, पोलोनियम को, पोलोनियम को प्लेस किया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जाहिर है पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या इमिट करेगा, रेस को इमिट करेगा। तो इसने रेस को इमिट करना स्टार्ट किया। अब लेड बॉक्स इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि लेड बॉक्स, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो भी रेडिएशन हो रही होती हैं, जो रेज निकल रही होती हैं, वो उनके ऊपर वो जो है अफेक्ट नहीं कर रही होती। तो इस वजह से लेड बॉक्स को लिया ताकि जो भी रेज आए वो यहाँ पे इनकी तरफ ना जाए, लेड बॉक्स की तरफ ना जाए, बल्कि यहाँ से बाहर की तरफ जाए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, एक फोटोग्राफिक फिल्म, इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, अक्सर हम एक्सरे करवाते हैं, तो जब हम एक्सरे करवा रहे होते हैं, तो जैसे हाथ का एक्सरे करवाते हैं तो हम हाथ इस तरीके से रखते हैं, तो पीछे एक स्क्रीन होती है, तो वो जो स्क्रीन होती है वो यही स्क्रीन होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होता है वो, सही। तो जिस पे जो है वो रेज आके निकल के स्ट्राइक कर रही होती है, तो रेज इसी तरह बिल्कुल यहां से निकली। अब रेज नजर तो नहीं आती ना, अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से रेज निकलती हुई दिख रही होंगी कि भाई ये रेज आ रही है, ये दूसरी रेज आ रही है और ये तीसरी रेज आ रही है। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे इन जगहों पे जहां पे रेज आ रही होती है वहां पे एक जो है स्पॉट आ जाता है, यहाँ पे एक स्पॉट, इसी तरह यहाँ पे एक स्पॉट आ रहा होगा और इस तरह यहाँ पे एक स्पॉट आ रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे इससे जो रेज निकल रही हैं वो कोई एक रेज नहीं है जो निकल रही है, सिर्फ एक रेज, ऐसे नहीं होगा कि एक रेज निकल रही है, कम से कम इसके अंदर जो है यहाँ पे 3 जगह स्पॉट आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो है तकरीबन जो है 3 रेज आ रही हैं,
और जिसको उन्होंने नाम दिया अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। तो 3 रेस थी। हमने लिखा कि भाई रदरफोर्ड प्लेस रेडियो एक्टिव मटेरियल इन लेड बॉक्स, एक लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा और वो कौन सा, पोलोनियम। उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 डिफरेंट रेज इन फोटोग्राफिक फिल्म, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई फोटोग्राफिक फिल्म में 3 अलग अलग किस्म की रेज आ रही थी, जिसको जो है उन्होंने नाम दिया अल्फा, बीटा और गामा रेस। अब कुछ अल्फा रेस की हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हैं कि अल्फा रेज बेसिकली हमारे पास जो है क्या होता है। तो हमने बोला कि भाई अल्फा रेज जिसका एटॉमिक मास, जिसका मास जो है कितना होता है, हमने बोला कि भाई इसका मास जो है कितना होगा 4 AMU, सही है। और 4 AMU हमें पता है कि 4 एटॉमिक मास जो है किसका होता है, वो होता है हमारे पास हीलियम का। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अल्फा रेज, अक्सर हम हीलियम रेज को जो है जिस तरह हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। अल्फा रेज के अंदर भी 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, लाइक हीलियम न्यूक्लियस, जिस तरह हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, सही। तो बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस की तरह अल्फा रेज को डिनोट किया गया कि भाई हीलियम के न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और अल्फा रेज के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, अब इसका चार्ज जो है कितना है हमारे पास, +2, सही है, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यहाँ पे। अब हीलियम का चार्ज कितना होता है, हीलियम क्योंकि 8A ग्रुप में आता है तो उसका चार्ज जो है वो होता है 0। 8A ग्रुप के जितने भी हैं सबके ऊपर चार्ज जो है आएगा कितना, 0। लेकिन हीलियम के ऊपर +2 चार्ज क्यों आ रहा है, हीलियम के ऊपर तो वैसे -0 होता है, लेकिन अल्फा पार्ट रेस के ऊपर +2 चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने बोला कि भाई क्या चीज है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का 2, जिस दो प्रोटॉन होने की वजह से पॉजिटिव का 2, जिसकी वजह से इसका चार्ज कितना हो गया, +2। अब हमने बोला कि भाई अल्फा रेज जो है क्या है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे कम पेनिट्रेटिंग जो है वो है हमारे पास रेस कौन सी है, अल्फा रेस। फिर उसके बाद बीटा रेस, और फिर सबसे हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो हमारे पास गामा रेस, सही है। तो ये सबसे हाईली पेनिट्रेटिंग है, उससे लीस्ट पेनिट्रेटिंग और उससे लीस्ट पेनिट्रेटिंग। तो सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग अल्फा रेस। फिर हमने बोला कि भाई न्यूक्लियर रेडिएशन, बस क्लास में हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन है किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 3 चीजें जल्दी से देख लो। जिसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास कि भाई कहाँ पे यूज करते हैं हम इसका, मेडिकल फील्ड के अंदर यूज करते हैं, और कहाँ पे यूज करते हैं भाई, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज करते हैं। खैर यूज तो बेतहाशा है इसके। कार्बन 14 ये भी एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन कंटेन करता है। कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, 12 होता है। तो ये ऑर्डिनरी कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, सही है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं है, कार्बन 12 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन 13 ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है। इसी तरह कार्बन 14 जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव है, सही है। क्यों, हमने बोला कि न्यूक्लियस की, हर न्यूक्लियस की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अगर चीज करेंगे तो वो पेनिट्रेट करके, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट होके, यानी कि टूट के बाहर कभी भी नहीं आएंगे। तो जब लिमिट के अंदर रहते हुए हमने उसके अंदर न्यूट्रॉन दिए तो कोई भी चीज दी तो कुछ नहीं हुआ, लिमिट के अंदर रहे। लेकिन जब क्या किया, लिमिट से उसको बाहर गए, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमने उसको इंजेक्ट किए या कुछ भी किया, तो वो जो है क्या इमिट करेगा, रेस को इमिट करेगा। तो रेस को इमिट करने की वजह से कार्बन 14 जो है क्या हो जाएगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो यूज करते हैं इसका कहां पे, फॉसिल का। कि कोई भी फॉसिल होता है हमारे पास तो उसकी जो है एज को डिटरमाइन करने के लिए, एज बताने के लिए कि ये फॉसिल अगर है तो कितने साल पुराना है, कब से जो है ये चलता हुआ आ रहा है, कब से जो है ये यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है। तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं किसका, कार्बन 14 का। फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज करा जाता है कि नए किस्म के जो सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, या बहुत सारे कैंसर वगैरह से लड़ने के लिए, डायग्नोज वगैरह में हम जो है इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेडिकल फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और साथ साथ फॉसिल की एज बताने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडिएशन।
होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।